100 कमरे होने के बाद भी बहू की जगह आंगन में। वैसे अब मेरे इकलौते पोते की शादी की उम्र हो गई है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए अपने मनपसंद की लड़की लेकर आऊं, और मैं चाहती हूँ कि 100 कमरे के आलीशान घर की बहू एक गरीब लड़की बने। ऐसे कैसे? अगर वो आपका इकलौता पोता है तो मेरा भी इकलौता बेटा है, और आप क्या सोचकर इस घर में गरीब बहू लेकर आ रही हो? अरे 100 कमरे का इतना आलीशान ससुराल में एक अमीर घर की लड़की आनी चाहिए, ना कि गरीब। तुम भी तो एक अमीर घर से ही आई थी ना, यहाँ पर अपने 100 कमरे के आलीशान ससुराल में, लेकिन मैंने देखा कि किस तरीके से तुमने ये ऐशो शौकत देखकर अपना रंग बदला। लेकिन बस अब मैं समझ चुकी हूँ कि पैसा इंसान के अंदर घमंड लेकर आता है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई घमंडी लड़की इस 100 कमरे के आलीशान घर में आए। मालती, तुम इतना क्यों सोच रही हो? माँ ने अगर कोई फैसला लिया है तो वो सही लिया होगा। मुझे भी दादी के फैसले से कोई एतराज नहीं है। अगले ही दिन देवकी पंडित से एक गरीब घर का रिश्ता दिखाने को बोलती है। देखिए देवकी जी, आपके कहने के अनुसार मैं ये गरीब लड़की का रिश्ता आपके पोते के लिए लेकर आया हूँ। लड़की का नाम मोहिनी है। लड़की बहुत ही संस्कारी है, इज्जतदार है, पूरे घर परिवार को बहुत ही सरलता से संभाल लेगी। पंडित के कहने के बाद देवकी मोहिनी के गरीब परिवार में जाती है, उनकी माँ से मिलती है और रिश्ता फिक्स कर लेती है, और कुछ दिनों बाद बड़े ही धूमधाम से अपने पोते की शादी मोहिनी नाम की गरीब लड़की से करवा देती है। पता नहीं क्या सोच के इस गरीब घर की लड़की को इस 100 कमरे के आलीशान घर की बहू बना ली मेरी सास ने। किस सोच में पड़ गई मालती? बहू को उसके कमरे में लेकर जाओ। हाँ, क्यों नहीं गौरी, अपनी भाभी को उनके कमरे में लेकर जाओ। अब मोहिनी की नंद गौरी उसको उसके कमरे में लेकर जाती है। मोहिनी अपने ससुराल और अपने आलीशान कमरे को देखकर खुद से बातें करते हुए कहती है, बाप रे, यहाँ पर कितने सारे आलीशान कमरे हैं, कितना आलीशान ससुराल है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि 100 कमरे वाला आलीशान ससुराल की बहू बन पाऊंगी। तभी वहाँ किशन आता है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो मोहिनी? कुछ नहीं, बस ये 100 कमरे के ससुराल को देख रही थी। आज से पहले मैंने कभी देखा नहीं है ना इतने सारे कमरे एक साथ। अगले दिन सुबह मोहिनी अपने पहले रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई को ढूंढ रही होती है, तभी वहाँ पर देवकी आती है। क्या हुआ मोहिनी, क्या ढूंढ रही हो? वो दादी सास, आज मेरी पहली रसोई है ना, इसलिए मैं रसोई ढूंढ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर इतने सारे कमरे हैं कि मुझे रसोई का पता ही नहीं चल रहा। अच्छा कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आओ। अब देवकी मोहिनी का हाथ पकड़कर उसे आलीशान रसोई के अंदर लाती है। ये देखो, यहाँ है रसोई। पर दादी सास, मैंने तो आज से पहले कभी इतना आलीशान और ऑटोमेटिक रसोई नहीं देखा। मैंने तो हमेशा चूल्हे पर ही खाना बनाया है। अरे इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं, रुको मैं तुम्हें कुछ चीज बता देती हूँ जिससे तुम्हें खाना बनाने में आसानी होगी। अब देवकी मोहिनी को कई चीजों का इस्तेमाल करना सिखाती है, जिसके बाद मोहिनी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। सभी लोग खाने को खाते ही कहते हैं, मोहिनी तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। अब मानते हो ना तुम लोग कि तुम्हारी दादी एक समझदार बहू को लेकर आई है। अब मोहिनी 2 से 3 दिन अपने 100 कमरे के ससुराल में बहुत खुशी खुशी बिताती। तभी एक रात किशन, मोहिनी तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। मुझे ऑफिस के काम के लिए 2-3 महीना के लिए तुम्हें यहाँ छोड़कर जाना होगा। मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी हमारी नई शादी हुई है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप जाइए, काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अगले दिन सुबह ये बात सबको पता चल जाती है कि किशन काम के सिलसिले से 2-3 महीने के लिए बाहर जा रहा है। ठीक है माँ, आप चिंता मत करिएगा, मैं जल्द ही लौटूंगा। आप अपना और मोहिनी का भी ध्यान रखिएगा। किशन के जाने के बाद मोहिनी अपने ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। तभी एक दिन मोहिनी अपने कमरे में अपने पति किशन की तस्वीर को देखते हुए, अभी तो आपको गए हुए सिर्फ 2 महीने गुजरे हैं, लेकिन ये मुझे 2 साल की तरह क्यों लग रहे हैं। आप जल्दी आ जाइए, मेरा अब आपके बिना मन नहीं लग रहा है। तभी एक शाम घर का सारा सदस्य टीवी पर न्यूज देख रहा होता है, जहां पर यह दिखाया जाता है कि झज्जर में एक बहुत ही बड़ा बम अटैक हुआ है, जिसमें आईटी कंपनी के बहुत से कर्मचारी मर गए हैं। तभी मालती घबराती हुई, ये भगवान, मेरा बेटा भी आईटी कंपनी में ही काम कर रहा है, मेरा दिल जोरों से घबरा रहा है। मालती ऐसा बोल ही रही होती कि तभी न्यूज पर उसके बेटे की भी तस्वीर आ जाती है, जिसे देख मोहिनी चिल्लाती हुई कहती है,
हे भगवान, मेरा पति, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा तो सुहाग ही उजाड़ दिया तूने। हे प्रभु, ये तूने अच्छा नहीं किया। तभी मालती गुस्से में आकर अपनी बहू के बालों को खींचते हुए कहती है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। गरीब के साथ साथ तू कुलक्षणी भी है। तेरी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। माँ जी, आप ऐसा कैसे बोल सकती है? अगर आपका बेटा गया है तो मेरा भी पति, मेरा सुहाग गया है। अरे बस कर अपना ये रोना धोना, बहुत ड्रामा कर लिया तूने। तो जैसी कुलक्षणी का अब 100 कमरे के आलीशान ससुराल में कोई जगह नहीं है। आज से तू इस ससुराल में नहीं बल्कि घर के आंगन में रहेगी। निकल जा फौरन इस घर से। अब मालती धक्के मारकर अपनी गरीब बहू को अपने 100 कमरे के घर से बाहर कर देती है और मोहिनी आंगन में आकर बैठी होती है। तभी देर शाम मोहिनी ससुराल में जाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, दोपहर तो मैंने कैसे भी उस आंगन में गुजार दी, लेकिन देखिए शाम को ठंडी हवाएं चल रही हैं और मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। क्या मैं सिर्फ रात आपके 100 कमरे के घर में बिता सकती हूँ? कोई जरूरत नहीं है इस घर में अपना एक भी कदम रखने की। और मेरी बात कान खोल कर सुन ले, आंगन में रहने के साथ साथ तुझे नौकरों के भी सारे काम करने होंगे, क्योंकि मैंने घर के नौकरों की छुट्टी करवा दी है। और अब तू इस रात में पूरे गार्डन की सफाई करेगी। जा, शुरू हो जा। अब बेचारी मोहिनी शाम की इस ठंडी हवाओं में गार्डन की सफाई कर रही होती है, झाड़ू लगा रही होती है और सभी कचरों को उठाकर डस्टबिन में रख रही होती है। हे भगवान, कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। दिन में जितनी गर्मी लग रही थी, रात में मुझे उतनी ही ठंड लग रही है आंगन में। अब जब मोहिनी को अपने 100 कमरे के ससुराल में किसी से भी मदद नहीं मिलती तो मोहिनी खुद सड़क से कुछ टीन टप्पड़ चुनकर आंगन में अपना छोटा सा घर तैयार करती है और मिट्टी लेकर वहीं छोटा सा चूल्हा भी बनाकर तैयार कर लेती है। एक दोपहर मोहिनी कड़ी धूप में पसीने से तपती हुई चूल्हे पर अपने लिए खाना बना रही होती है। माँ, कितनी गर्मी पड़ रही है। पसीना पोंछ पोंछ कर तो मेरा पूरा मुंह छिल गया और लाल पड़ गया है। मोहिनी बहुत परेशानी में आंगन में अपने दिन गुजार रही थी। एक दिन उसकी दादी सास और सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। भाभी, मम्मी और दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मम्मी ने तो सारे नौकरों की भी छुट्टी कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनका ध्यान कैसे रखूं। गौरी की बात सुनकर मोहिनी फौरन दादी सास और अपनी सास के पास पहुंचती है और उनकी सेवा पानी में लग जाती है। लेकिन उसकी सास की आंख में जरा भी पानी नहीं था। वो तब भी उस पर भड़कते हुए कहती है, चल निकल यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सोच रही है हमारा सेवा पानी करके दोबारा से इस 100 कमरे के घर पर एंट्री मिल जाएगी? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस आपकी देखभाल कर रही थी। मोहिनी अपनी सास और दादी सास की देखभाल करके दोबारा से अपने टीन की झोपड़ी में आ जाती है। तभी एक रोज किशन अपने घर लौटता है। माँ, दादी, पिताजी कहाँ हैं? आप सब देखिए, मैं आ गया। मेरा पोता तो जिंदा है। तभी मालती अपने बेटे को सीने से लगाकर कहती है, मेरा किशन आ गया। हाँ माँ, मैं आ गया, लेकिन मोहिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो कहाँ है? भाभी चलिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ उनके पास। किशन आंगन में आता और झोपड़ी के अंदर जाता है, जहाँ मोहिनी को बीमार हालत में देखता है। मोहिनी, तुम यहाँ इस तरह यहाँ क्या कर रही हो? मोहिनी, जवाब दो, मेरी बात होगा। अब मोहिनी रोते रोते उसके साथ में हुए अत्याचारों को बताना शुरू करती है। इस घर में सब मुझे कुलक्षणी मानते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है आप सही सलामत आ गए। अब मेरे सर से ये कलंक हमेशा के लिए मिट जाएगा, लेकिन बस अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वहाँ पर ससुराल के सभी सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब क्या है माँ? मेरी गैर मौजूदगी में आपने मेरी पत्नी के साथ इतना अत्याचार किया, और वो कोई कुलक्षणी नहीं है। आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मैं मानता हूँ कि मुझे आने में बहुत समय लगा और यहाँ पर एक हादसा भी हुआ, लेकिन उस हादसे में मेरी मौत नहीं हुई। हो सकता है कि प्रेस ये कॉन्फ्रेंस न्यूज वालों से कुछ मिसप्रिंट हुआ हो, जिस वजह से आप लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया, लेकिन इसमें मोहिनी की कोई गलती नहीं है। ये बात अपनी माँ को समझा। मैं तो हमेशा कहती थी कि मोहिनी का इसमें कोई दोष नहीं है। मुझे माफ कर दो मोहिनी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया, और तुमने तो इतने अत्याचार होने के बाद भी मेरी बीमारी हालत में मेरी सेवा करी। शायद ये तुम्हारे अच्छे कर्म ही हैं जो तुम्हारा सुहाग जिंदा घर लौटा है। अब मोहिनी भी अपनी सास को माफ कर देती है और अपने सुहाग के साथ अपने 100 कमरे के ससुराल में खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगती है। मेरी बेटी कोचिंग जा रही है। बेटा, तूने बहुत अच्छा किया फौजी बनने का अपना फैसला बदलकर। हम गरीब माँ बाप तेरे भाई को खो चुके हैं, हम अपनी बेटी नहीं खो सकते थे। हाँ बेटा, हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हें पढ़ाया लिखाया है। अब सरकारी नौकरी हासिल कर अपने गरीब माँ बाप का नाम रोशन करना।
शांति और राकेश की बातें सुनकर नेहा चुपचाप वहां से चली जाती है और शाम को आते हुए एक पार्क में नितिन नाम के लड़के से मिलती है जिसने फौजी की ड्रेस पहनी होती है। और वहीं से राकेश घर के लिए जा रहा होता है, जो अपनी बेटी को एक फौजी लड़के के साथ देख लेता है। फौजी के साथ अपनी बेटी को देख राकेश का गुस्सा बढ़ जाता है और जैसे ही नेहा घर आती है। वो फौजी लड़का कौन था? पापा, वो नितिन है, वो एक फौजी है और उसके घर में भी सभी फौजी हैं। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मैंने तुझे कहा था ना कि ना तू फौजी बनेगी और ना ही हम किसी फौजी लड़के से तेरी शादी करवाएंगे। तेरा भाई देश की सेवा करते करते इस दुनिया से चल बसा, बदले में हमें क्या मिला? बेटा, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तूने अपने लिए कोई और लड़का पसंद किया होता तो हम शादी के लिए कभी मना नहीं करते। वो फौजी है, उसकी जिंदगी कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं। अगर उसे कल को कुछ हो गया तो तू अकेले कैसे अपनी सारी जिंदगी बिताएगी? शांति से कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, इसकी पढ़ाई छुड़वा दो। हम गरीबों के बच्चे कभी कुछ नहीं कर सकते। हम गरीब की किस्मत में गरीबी ही लिखी है। राकेश नेहा से नाराज हो जाता है और उसकी पढ़ाई छुड़वा देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब नितिन को इस सच का पता चलता है तो वह खुद ही रिश्ते की बात करने के लिए अपनी माँ के साथ आता है। भाई साहब, मैं आज ही बॉर्डर से अपने घर आई हूँ और घर आते ही मुझे नेहा के बारे में पता चला। आप प्लीज इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ हम लोग नेहा का जिंदगी भर ख्याल रखेंगे। आप लोग अपना वादा कैसे पूरा करेंगे जब आप लोग को यही नहीं पता आपकी जिंदगी कितनी लंबी है? इतना बोलकर राकेश उन लोगों को घर से निकाल देता और दरवाजा बंद कर देता। अब नितिन के कहने पर अर्चना घर चली जाती है, पर नितिन 4 दिनों तक घर के बाहर ही बैठा रहता है। और कभी राकेश के घर नेहा का देवर सूरज आता है तो कभी उसकी ननद काजल जाकर शांति के घर के कामों में मदद करवाती है। सब देखकर राकेश और शांति का दिल पिघल जाता है और वह रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। मैं तुम्हारी शादी तो करवा रहा हूँ, पर अगर कभी तुम अकेली हो या मेरी जरूरत पड़े तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई पिता भी है। पापा, ऐसा मत बोलिए। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं और मैं ये भी जानती हूँ बहुत जल्द आप मुझे माफ भी कर देंगे। नेहा अपने पापा की नाराजगी झेल लेती है और इसी तरह बहुत जल्द नेहा की शादी फौजी नितिन से हो जाती है और नेहा शादी कर अपने फौजी अमीर ससुराल आती है, जो किसी महल से कम नहीं था और पूरा सजा हुआ था। आओ बहू, अपने फौजी ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। नेहा कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और सभी जाकर लिविंग रूम में बैठते हैं। तभी नंद बोलती है, भाभी, आपके गृह प्रवेश में हमने अपनी वर्दी इसलिए पहनी है ताकि आपको अपने फैसले पर गर्व हो सके कि आपके ससुराल में हर एक व्यक्ति फौजी है। और भाभी, हमने तो आपके आने की खुशी में कल छोटी सी रिसेप्शन पार्टी भी रखी है, उसमें भी सब फौजी ही होंगे। नेहा, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम क्या सोच रही होगी, पर मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ वो मेरे साथ भी होगा कभी ना कभी, पर मैं अपने देश की सेवा करना भी नहीं छोड़ सकता। मैं सब समझती हूँ, इसलिए आप सब जाने से पहले कभी ये मत सोचना कि मेरा क्या होगा। मैं एक ऐसे घर की बहू हूँ जहाँ पर सभी फौजी हैं। मैं भले ही फौजी नहीं हूँ पर मेरा जिगरा भी फौजी से कम नहीं है। नेहा की ये बात सुनकर सभी को नेहा पर बहुत गर्व होता है और अगले दिन एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है जहाँ सभी फौजी आते हैं और नेहा को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही 2 महीने बीतते हैं और एक दिन, नितिन, हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं। आप तो कह रहे थे कि आपको इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, फिर आप अभी तक यहाँ कैसे? नेहा, बड़ी मुश्किलों से छुट्टी मिलती है और जब फौजी लड़के की शादी होती है तो उन्हें लंबी छुट्टी भी मिल जाती है। पर इस बार मुझे 4 महीने की छुट्टी मिली थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि 4 महीने की छुट्टी में मैं तुमसे शादी करके आऊंगा। इतनी लंबी छुट्टी पर आए और मुझे बताया भी नहीं। यही तो सरप्राइज था तुम्हारा। शादी के बाद नेहा अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं और एक रात अचानक से उनके घर में कॉल आता है और नेहा के ससुर जी सभी को घर में जमा करके उनसे कहते हैं, अभी अभी हेडक्वार्टर से फोन आया है, हम सबकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। कल सुबह ही हम सबको बॉर्डर के लिए रवाना होना है। पर पापा जी, आप सबकी छुट्टी खत्म होने में तो अभी 1 महीना बाकी है। हाँ बहू, हम जानते हैं, पर इमरजेंसी में हमारी छुट्टियां कैंसिल हो ही जाती हैं और हमें अचानक से जाना पड़ता है। तो आप सब अपना अपना सामान पैक कर लो और बहू तुम फिक्र मत करना, घर में हम 3 नौकर और रखकर जा रहे हैं जो हर समय तुम्हारी सेवा में रहेंगे। तुम अपना ख्याल रखना। सभी लोग अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगते हैं और तभी नेहा बेहोश हो जाती है। नेहा की बिगड़ी तबीयत देखकर उसका पूरा परिवार घबरा जाता है और वो लोग उसी वक्त डॉक्टर को बुलाते हैं। इसके बाद उन सभी को पता चलता है कि नेहा प्रेग्नेंट है। भगवान ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई जाते हुए, पर अफसोस मैं यहाँ रहकर अपनी बहू का ख्याल नहीं रख पाऊंगी। माँ, दुखी मत हो, बस एक बार ये जंग खत्म हो जाए तो हम सब 1 साल की छुट्टी लेकर आएंगे।
1 साल की छुट्टी सपने में भी नहीं मिलेगी। पर भाभी आप फिक्र मत करो, माँ और पापा की रिटायरमेंट होने में बस कुछ ही महीने हैं। कुछ महीने बाद माँ और पापा आपके साथ रहेंगे और आपका ख्याल भी रखेंगे। मैं जानती हूँ, आप सब फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ अपना ख्याल रखूंगी। आप सब आराम से जाना और मुझे फोन करते रहना। इस तरह पूरा परिवार सुबह नाश्ता कर अपनी वर्दी पहनता और सामान लेकर आंखों में आंसू लिए नेहा को गले लगाकर गाड़ी में बैठकर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब राकेश को पता चलता है कि नेहा घर में नौकरों के साथ अकेली है तो वो अपनी बेटी को फोन करता है और ताने देते हुए कहता है, देखा, नौकरों के भरोसे तुझे छोड़कर तेरे ससुराल वाले चले गए ना अपना फर्ज निभाने के लिए। हो गई ना तू अकेली। पापा मैं अकेली नहीं हूँ, वो लोग मुझे मेरे होने वाले बच्चे और घर के वफादार नौकरों के साथ छोड़ कर गए। मैं अपना ख्याल रख लूंगी। क्या मेरी बच्ची गर्भवती है और मुझे पता भी नहीं है? और ऐसे हालात में तेरे ससुराल वाले तुझे अकेला छोड़कर चले गए। इन फौजियों के लिए सबसे पहले अपना देश होता है, उसके बाद घर परिवार। पर तेरे माँ बाप अभी जिंदा हैं। हम कल ही तेरे पास आएंगे और तेरे साथ रहेंगे, तब तक जब तक तेरे ससुराल वाले अपना फर्ज पूरा करके नहीं आ जाते। राकेश और शांति को जब ये पता चलता है कि नेहा गर्भवती है तो उनकी बची कुची नाराजगी भी खत्म हो जाती है और वो लोग अगले ही दिन अपनी बेटी के पास आ जाते हैं, जहां शांति अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखती है। अरे बेटा, तुझे नीचे आने की क्या जरूरत थी इस समय पर? तू जितना कम सीढ़ियां चढ़ेगी उतना तेरे लिए अच्छा है। अब चल जल्दी से खाना खा ले, देख मैंने तेरे लिए पौष्टिक आहार बनाया है। माँ अभी खाने का मन नहीं, अगर खाना खाए तो उल्टी हो जाएगी। मुझे बस नितिन जी के फोन का इंतजार है, एक बार उनकी आवाज सुन लूं तो भूख भी लग जाएगी। नेहा भूखी प्यासी नितिन के फोन का इंतजार करती है और जब नितिन का फोन आता है तब उसकी जान में जान आती है, जिसके बाद वह खाना खाती है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते नेहा का 8वां महीना लग जाता है। और एक दिन एक बार फिर मौके का फायदा उठाकर दुश्मन देश ने हमारे फौजियों के कैंप पर हमला कर दिया, जिसमें काफी फौजियों की जान चली गई है और कुछ की अब तक लाश भी नहीं मिली है। माँ देखो ये कैसी न्यूज आ रही है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पिछले 10 दिनों से मेरी किसी से बात भी नहीं हुई है। सब ठीक तो होंगे ना? बेटा तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा, तू बस हौसला रख। हाँ बेटा, तेरे ससुराल वालों ने तुझसे वादा किया है, वो लोग जरूर वापस आएंगे। राकेश और शांति पूजा को दिलासा देते हैं, पर जब 10 दिनों तक नेहा की अपने ससुराल वालों से बात नहीं होती तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है और राकेश अपनी बेटी को अस्पताल ले जाता है, जहां नेहा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। और कुछ देर बाद जब नेहा की आंखें खुलती तो वो देखती है कि उसका पूरा ससुराल फौजी की वर्दी में उसके सामने खड़ा है। भाभी हमने अपना वादा पूरा किया। नेहा, नेहा तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, पर आप लोगों की कोई खबर क्यों नहीं आ रही थी? पता है मैं कितना डर चुकी थी। भाभी, जब फौजी बॉर्डर पर होते हैं तो खबर देने वालों को भी पता नहीं होता कब क्या हो जाए, और उस समय हालात ऐसे हो गए थे कि खबर देना भी मुश्किल था। बहू तुम फिक्र मत करो, इस बार तुम्हारी नंद, देवर और पति 2 महीने की छुट्टी लेकर आए हैं और मैंने और तुम्हारी सास ने तो परमानेंट छुट्टी ले ली है। अब तो हम रिटायर्ड हैं, अब हम अपने पोते और बहू के साथ रहेंगे। इस तरह अपने ससुराल वालों को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देख नेहा की जान में जान आती है, तो वहीं अपनी बेटी को इतना खुश देखकर राकेश और शांति की भी सारी चिंता खत्म हो जाती है। इस तरह से नेहा अपने बच्चे के साथ अपने अमीर फौजी ससुराल में खुशी खुशी रहती है।